नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब बेटी का है जो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन बासन करती है, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती है और अपने कॉलेज में अव्वल आती है। उसी कॉलेज का एक सीनियर लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़का बहुत अमीर था, बहुत अमीर घराने का था, बहुत दौलतमंद था। अपने घर वाले को बोलकर उस लड़की से वो शादी कर लेता है। वो लड़का तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन बिल्कुल उसे देखना नहीं चाहती थी। जब लड़का वो घर में नहीं रहता था तो उसकी माँ और बहन उस लड़की को इतना तंग करते हैं, इतना सताते हैं कि वो लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, उस लड़की को घर छोड़ने के बाद सहारा देती है उसका सहेली और पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा वो उठा लेती है। और 5 साल के बाद जब वो लड़की मिलती है अपने ससुराल वाले से, अपने पति से, अपने सास, अपनी ननद से, तो गजब होता है। दोस्तों, वो लड़का उसी के ऑफिस में एक मामूली सा क्लर्क था और उसकी सास और ननद रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही थी। बहुत ही इमोशनल कहानी दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, पूरी कहानी सुनाते हैं आपको विस्तार से। एक कहानी है दोस्तों, एक छोटा सा कस्बा का। रामलाल नाम के एक आदमी रहते थे वहाँ पे। एक छोटी सी कंपनी पर वो संविदा पे काम करते थे। पेमेंट कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी उनका गुजारा ठीक ठाक से चल जाता था, क्योंकि छोटी सी फैमिली थी। उसे घर में उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। उसकी पत्नी 10 साल पहले स्वर्ग से दर गई थी। उसकी बेटी सुनीता और वो दोनों आदमी रहते थे। रामलाल जी का बड़ा ही अरमान था, बड़ा ही शौक था कि उसकी बिटिया पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, जिला कलेक्टर बने। वो हमेशा बोला करते थे, बिटिया तुम्हें जिला कलेक्टर बनना है, तुम्हें बहुत पढ़ना है। ये बात धीरे धीरे सुनीता के दिमाग में घर कर जाती है और हमेशा वो सोचती है मुझे बड़ा होकर पढ़ लिख कर जिला कलेक्टर बनना है। दोस्तों, वो उसी हिसाब से पढ़ाई कर रही थी। हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज में जाती है। इंटरमीडिएट तक उसकी पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही होती है। अब वो ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेती है। लेकिन दोस्तों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रामलाल जी को पैरालिसिस हो जाता है और वो खाट पकड़ लेते हैं। नौकरी संविदा की थी, प्राइवेट था, उसे निकाल दिया जाता है। कंपनी वाले उसका कोई हेल्प नहीं करते हैं। अब दोस्तों, स्थिति ऐसी हो जाती है, घर में फाके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों पिता और पुत्री दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। जो भी घर में पैसा था वो सब खर्च हो चुका था इलाज में। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई थी, पेट कैसे भरा जाए। कहते हैं दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है। अब सुनीता फैसला कर लेती है कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पेट भरना है। और वो दूसरों घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन चौका करती है और अपने पिता की इलाज कराती है, उनकी देख रेख करती है। सुनीता को इन सब कामों से कोई परहेज नहीं था, कोई शर्म महसूस नहीं हुई। बस एक ही बात का मलाल था सुनीता को कि उसकी पढ़ाई छूट गई थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि पढ़ाई अपनी कैसे करे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रामलाल भी अपनी बेटी को दूसरे घर में चौका बर्तन करते देख खून के आंसू रोते थे, क्योंकि उनकी प्यारी बिटिया थी। उसे वो कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने कहाँ से कहाँ ला पटका। सुनीता अपने पढ़ाई के बारे में हमेशा सोचती रहती है। जब एक दिन जुनून हद से पार होता है तो वो कॉलेज पहुँच जाती है और अपने प्रिंसिपल से मिलती है। अपने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताती है, अपनी सारी वस्तु स्थिति समझाती है। सुनीता की दुख भरी कहानी सुन के प्रिंसिपल भी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, बेटी तुम्हारी यथासंभव मैं मदद करूंगा, प्रोफेसर से बोलकर तुम्हारे लिए नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। और उसे रास्ता सुझाते हैं। वो बताते हैं, तुम रेगुलर छात्र में पढ़ाई नहीं कर सकती, तुम प्राइवेट से फॉर्म भरो। जब भी एग्जाम होगा तुम प्राइवेट छात्र से दाखिला ले लो और तुम इसकी पढ़ाई जारी रखो। ये सुनकर सुनीता एकदम खुश हो जाती है। फिर प्रिंसिपल साहब उसे समझाते हैं कि तुम दिमाग में अपना कोई टेंशन ना लो, प्राइवेट छात्र और रेगुलर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की डिग्री समान होती है, दोनों की मान्यता भी समान होती है, तुम किसी भी आवेदन को भर सकती हो। सुनीता अब खुशी खुशी घर आती है। उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अब वो जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर देती है। उसके प्रिंसिपल, उसके प्रोफेसर उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं, सारी किताब, सारे नोट्स उसको उपलब्ध करा देते हैं। अब सुनीता के पास जो भी टाइम रहता था घर में वो पढ़ती थी, क्योंकि उन्हें एक अलग तरीके से पढ़ने का अपना तरीका ढूंढ लिया था। वो घर में सिर्फ पढ़ाई करती थी और जो पढ़ाई कर ली थी उसे जहाँ भी जाती थी झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने के लिए, वो मन ही मन वो उसको दोहराती रहती थी, रिवीजन करती रहती थी। उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसे एक जुनून सवार था कि कलेक्टर बनना है। और दोस्तों, जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है तो पूरे कॉलेज में अव्वल आती है। सारे कॉलेज में हो हंगामा फैल जाता है कि एक गरीब की बेटी पूरे कॉलेज में टॉप की है। उसी कॉलेज में एक छात्र था सीनियर, उसका नाम था अमन। अमन उसे मन ही मन बहुत प्यार करता है, उसे बहुत ही चाहता है। इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वाले आते हैं उसके पास। जब कॉलेज टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं, उसे पूछते हैं
कि आपकी हॉबी क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। बस सुनीता एक ही बात बोलती है कि हमारे पिताजी का सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं। अब देखिए मैं अपने पिता का सपना पूरा कर पाऊंगी या नहीं, बस इतना ही कह के वो चली जाती है। अब दोस्तों अमन के दिल में सुनीता घर कर लेती है। वो अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे सुनीता से शादी करनी है। पहले तो माँ बाप बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम कोई जॉब तो कर लो, बेरोजगार हो और शादी करने चले हो, वो भी उस गरीब से, फटेहाल से। लेकिन अमन नहीं मानता है। कहते हैं दोस्तों अपने बच्चे के सामने माता पिता झुक ही जाते हैं। फिर अमन के माता पिता अमन को लेकर सुनीता के घर आते हैं। सुनीता साफ साफ मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा पिता का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन अमन के माता पिता जब रामलाल जी से बोलते हैं कि आपकी बेटी से मैं रिश्ता करना है तो वो रोने लगते हैं। जब इसका कारण लोग पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं तो रामलाल जी इशारे से बताते हैं कि ये खुशी का आंसू है। मेरी बिटिया के इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैं बहुत खुश हूँ। और दोस्तों रामलाल जी इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि उनका बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाते हैं। अब समय भी आ जाता है जब सुनीता और अमन की शादी हो जाती है। सुनीता अपने मैके से विदा होकर अमन के घर ससुराल चली जाती है। अमन सुनीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन सुनीता को फूटी आँख भी देखना पसंद नहीं करती थी। जब अमन घर से कहीं बाहर जाता था तो उसे बहुत ताना दिया करती थी, गंदे गंदे शब्द बोला करती थी, उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। उसकी ननद तो यहाँ तक बोलती थी कि माँ, ये गरीब घर की लड़की जो है ना, अमीर घर के लड़कों को जानबूझ के फंसाती है ताकि पूरी ज़िंदगी इसके पैसे पर ऐश कर सके। लेकिन सुनीता ऐसी नहीं थी। सुनीता को ये बात तीर की तरह चुभती है। जब इसकी शिकायत वो अमन से करती है तो अमन अपने माता से और बहन से पूछता है तो वो लोग उल्टा आरोप इसके ऊपर लगा देती है कि बेटा ऐसा मैं नहीं बोली हूँ। सुनीता हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, ये चाहती है ये अलग रहे, ये सास और ननद के साथ नहीं रहना चाहती है, ये चाहती है अपने पति के साथ सिर्फ अलग रहे। अमन सुनीता को समझाता है। उसके बाद उसकी ननद और सास प्लानिंग करके अमन को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज देते हैं और इधर नंगा नाच शुरू हो जाता है, प्रताड़ना का। दोनों सास और ननद मिलके अपनी बहू को इतना परेशान करते हैं दोस्तों, इतना परेशान करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि सुनीता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और इधर अमन को उल्टी सीधी बातें दोनों माँ बेटी पढ़ाया करते थे। जब भी सुनीता घर के काम करके थोड़ा सा भी आराम करती थी तो उसकी ननद वीडियो कॉल पर अपने भैया को दिखा देती थी कि देखिए महारानी आराम कर रही है, घर का काम तो हम लोग कर रहे हैं। जब भी सुनीता पढ़ती थी घर का, जबकि सारा काम करके पढ़ती थी, तो वीडियो कॉल करके वो दिखा देती थी, देखिए महारानी पढ़ रही है, सारा काम हमें करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे अमन के दिल में भी सुनीता के प्रति नफरत पैदा होने लगता है। और एक दिन आता है और सुनीता को खूब डांटता है। अब बोलता है तुम गरीब घर की लड़कियाँ होती जैसी हो। अब ये बात सहन नहीं होती क्योंकि सास और ननद तो उसे तंग कर रही थी, फिर भी वो बर्दाश्त की हुई थी। लेकिन जो पति जिस पर अपनी पत्नी का भरोसा होता है, जब वही ऐसा बात बोलने लगे तब किस पर भरोसा करेगी। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपना कपड़ा को समेटती है एक थैले में और घर छोड़कर निकल जाती है। उसे जाते हुए सब कोई देखते हैं लेकिन रोकता कोई नहीं है। वो बाहर जाकर एक पार्क में बैठ जाती है और सोचने लगती है जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि वो अपने घर नहीं जा सकती थी। अगर वो घर जाती तो उसके पिता अगर ये सारी बात जान जाते तो वो हार्ट अटैक करके मर जाते। और सुनीता को ये मंजूर नहीं था। वो सारा दर्द, सारा दुख अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रही थी, लेकिन अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि उसके पिता पहले से ही बीमार थे और ये स्थिति में उसके पिता जीवित नहीं बचते। अब सुनीता सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ। उसकी एक बचपन की सहेली थी, वो उसके पास चली जाती है और रो रो के सारा हाल बताती है। जब सारा सच रिया सुनती है वो भी दुखी हो जाती है। रिया बहुत पैसे वाली थी, उसका पति भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो सारी बात अपने पति को बताती है। पति बोलता है कोई बात नहीं, इसे मैं अपनी छोटी बहन समझूंगा, इसे अपने घर में रख लेते हैं। और पढ़ाई का सारा खर्चा रिया और उसके पति उठाते हैं। सुनीता बोलती है मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दिया करूँगी। इस पर रिया उसे डांटती है कि पगली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी सहेली हूँ, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम हमारे घर में आराम से रहो, तुम अपनी पढ़ाई करो, बस पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। सुनीता भगवान को लाख लाख धन्यवाद करती है और पढ़ाई पर बैठ जाती है। दोस्तों 2 साल तक वो जम कर तैयारी करती है, न दिन देखती है न रात देखती है, न खाना पीना उसे कुछ भी नहीं सुहाता है क्योंकि उसके दिल में एक आग सी लगी हुई थी। जब 2 साल में सारी प्रिपरेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो यूपीएससी का वो फॉर्म भर देती है। दोस्तों वो दिन भी आता है जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो पास नहीं कर पाती है, कुछ नंबर से एग्ज़ाम रह जाता है। सुनीता काफ़ी दुखी होती है, एकदम डिप्रेशन में आ जाती है। उसकी सहेली उसे रिया हौसला देती है, बोलती पगली, सफलता एक बार में नहीं मिलती है, फिर से तुम तैयारी करो। सुनीता अपनी पिछली गलती को दोहराती रही है,
जो भी उसने गलती की थी उसे दरकिनार करके सुधार लेती है और फिर से तैयारी करती है, ज़ोर शोर से तैयारी करती है। 1 साल कब गुजर जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। फिर एग्ज़ाम देती है। इस बार दोस्तों रिजल्ट आता है और 1 नंबर के लिए उसका यूपीएससी रह जाता है। लेकिन सुनीता इस बार दुखी नहीं होती है, पूरे जोश में रहती है, क्योंकि उसने पढ़ाई के गुण को समझ लिया था, एग्ज़ाम का रहस्य को जान लिया था। इस बार फिर तैयारी करती है और इस बार ज़ोर शोर से तैयारी करती है, सारी पिछली गलतियों को सुधार के तैयारी करती है और फिर से एग्ज़ाम देती है। और दोस्तों ऐसा होता है, यूपीएससी को क्रैक कर देती है। जब यूपीएससी क्रैक हो जाता है तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन उसकी इस खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने मन ही मन सोचती है काश आज उसका पति अमन होता तो कितना खुश होता। क्योंकि दोस्तों वो दिल ही दिल अभी भी वो अमन को प्यार करती थी। अब पूरे मीडिया में, न्यूज़ में, टीवी पे, समाचार पत्र पे, पेपर में, हर जगह हेडलाइन एक ही था, गरीब की बेटी कलेक्टर बनी। हर न्यूज़ का हेडलाइन यही था, गरीब की बेटी कलेक्टर बन गई। संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है, अगर दिल में जुनून हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। सुनीता के दिल में जुनून था और वो यूपीएससी क्रैक कर दी। चाणक्य ने भी कहा था कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वही हुआ। सुनीता ने इतनी खामोशी से तैयारी की कि सफलता ने पूरे देश में खलबली मचा दी, शोर मचा दिया। अब न्यूज़ वाले आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अब उसका इंटरव्यू हर जगह प्रसारित किया जा रहा था। अब दोस्तों इसके ससुराल वाले भी न्यूज़ देखते हैं, लेकिन अमन के पास अब कोई मुंह नहीं था कि इसके पास आए, क्योंकि उन्होंने हीरा को ठुकरा दिया था। अब दूसरे दिन उसे चार्ज लेने जाना था कलेक्टर का अपने ऑफिस। वो अपनी दोस्त रिया को लेकर जाती है। वहाँ उसका धूम धड़ाका से स्वागत किया जाता है। सारे स्टाफ लाइन में खड़े थे, कोई फूल माला लिया था, कोई गुलदस्ता लिया था और कलेक्टर साहब का ज़ोर शोर से स्वागत किया जाता है। उसके बाद वो अपना पदभार संभाल लेती है। दोस्तों 2-3 दिन हो गए थे काम करते हुए, बड़ी बारीकी से वो काम कर रही थी, हर फाइल को एकदम बारीकी से चेक कर रही थी। कहीं भी साइन करना होता तो उसके बारे में डिटेल जानती थी, तब वो साइन करती थी। एक दिन दरवाज़ा नॉक होता है और किसी ने पूछता है कोई कि मैं आई कमिंग मैम। वो बिना उसकी तरफ देखे हुए बोलती यस। एक क्लर्क आता है और कुछ फाइल पर साइन कराने लगता है और साइन कर देती है। और जैसे ही नज़र उठाकर उस क्लर्क को देखती है तो चौंक जाती है। दोस्तों वो कोई और नहीं, उसका ही पति था अमन। वो उससे पूछती है कि अमन, तुमने इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई क्या इसी छोटे से नौकरी के लिए की थी? अरे जिस दिन तुम लोगों ने हमें घर से निकाला था उस दिन अगर मैं चाहती तो ये क्लर्क की नौकरी पा सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे दिल में जुनून था कलेक्टर बनने का। तुम तो बहुत लंबी लंबी डिग्रियाँ लेकर आए थे, तो क्या इसी नौकरी के लिए? अमन के कोरों से एक आंसू टपक जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप फाइल लेता है और पीछे मुड़ जाता है, अपने जगह पे आके काम करने लगता है। तभी शहर में पूरा शोर हो जाता है कि नए कलेक्टर साहब ने चार्ज ले लिया है। जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो कलेक्टर को पैसे देकर अनैतिक काम कराते हैं, वो लोग स्वागत करने के लिए आ जाते हैं और सुनीता को ऑफर करते हैं कुछ गलत काम करने के लिए और पैसे का ऑफर देते हैं। सुनीता उन्हें धक्के मार के बाहर निकलवा देती है। अब बाहर निकल कर ठेकेदार वहाँ पर उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि वो तो पुराना आदमी था, कई कलेक्टर को देख चुका था, सारे स्टाफ को पैसे देता था, सब उसे जानते थे। अब वो उल्टा पुल्टा बोलने लगता है सुनीता के बारे में। ये बात अमन से बर्दाश्त नहीं होती है और अमन उठता है और ठेकेदार का कॉलर पकड़कर बहुत पिटाई करता है, ज़ोर शोर से मारता है। इतना मारता है दोस्तों, इतना मारता है उसका भूत भगा देता है। ऑफिस में हंगामा मच जाता है। सुनीता भी बाहर आती है, बीच बचाव होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अमन को बुलाती है ऑफिस में, पूछती है तुमने क्यों झगड़ा किया? वो बताता है वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा था। सुनीता बोलती है क्या तुम्हारे दिल में वही जुनून हमारे लिए है क्या अभी भी? अमन कुछ नहीं बोलता है, बस इतना ही बोलता है कि मैडम अगर आपकी अनुमति हो, आपकी इच्छा हो तो 1 घंटा आप टाइम मुझे दे दें। मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है, अगर आप मेरी बात सिर्फ 1 घंटा सुन लेंगी, अगर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, अगर वो सुन लोगी तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी जो करना। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, मैं कभी आपके पास कोई सिफारिश लेकर नहीं आऊँगा, कभी आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, न कभी किसी को मैं बताऊँगा कि आप मेरी पत्नी हो। बस कृपा करके मुझे 1 घंटा का वक्त दे दो। सुनीता भी हाँ बोल देती है। इधर ठेकेदार जब जा रहा था तो जाते जाते उसे धमकी देके जाता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर दोस्तों शाम को सुनीता और उसका एक्स पति अमन दोनों एक पार्क में मिलते हैं। सुनीता बोलती है हाँ अमन बताओ पूरी कहानी क्या है। अमन बोलता है कि मैडम जब आप मेरे घर छोड़कर आ गई थी तो मेरा भी दिल अब पढ़ाई में नहीं लगने लगा, तो मैं भी पढ़ाई छोड़ कर घर आ गया, वापस आ गया। उसके बाद मेरा दिल नहीं करता था कि मैं अब आगे पढ़ूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता था। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं करता था। मेरे पिता ने सिफारिश लगा के कैसे भी करके इस ऑफिस में
संविदा पे कलर की ड्यूटी दिला दी। अब मुझे दुनिया से दिल टूट चुका था, क्योंकि मैंने आपको बहुत प्यार किया था और आप जा चुकी थी। मेरा अब इस संसार में मन नहीं लगता था। मैं अपनी बहन का शादी खूब धूमधाम से करता हूँ। शादी होने के बाद हमारी बहन 15 दिन के बाद घर वापस आ जाती है। वो लड़ाई झगड़ा करके आई थी ससुराल में। हम लोगों ने ससुराल वाले खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर कर दिया और मेरी बहन चाहती थी कि उसे हर्जाना भत्ता मिले, क्योंकि जो लड़का था वो बहुत अमीर घर का था। जब मैं एक दिन किसी काम से बाहर गया था, जब घर लौटता हूँ तो देखता हूँ माँ और बेटी, मेरी बहन और मेरी माँ दोनों बैठ के बातें कर रही थी और बोल रही थी कि हमने सुनीता को बहुत सताया है, उसी का परिणाम भगवान ने तुम्हें दिया है। फिर उसकी बहन बोलती है कि माँ ऐसी बातें मत करो, अभी हमें हर्जाना मिल जाएगा, हमने तलाक का केस झूठा दायर किया, अपने पति को फंसाया है, उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ऐश करेंगे। ये बात जब अमन सुनता है तो सारी हकीकत उसके सामने खुल जाती है। वो जान जाता है कि सुनीता निर्दोष थी। इन दोनों माँ बेटी ने प्लानिंग बना के हमारे खिलाफ उसको भड़काया था। फिर अमन बोलता है कि मैडम, मैं उस दिन से अपनी माँ और बहन से नफरत करने लगा था और मैं एक अलग रूम लेके ऑफिस के बगल में ही रहता हूँ। अब मुझे कोई संपर्क नहीं है माँ बहन से। वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, बस इतना मालूम है कि मुकदमा की सुनवाई चल रहा है और कल उसका डेट है। ये बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है। सुनीता भी उसे नहीं रोकती है। सुनीता दूसरे दिन ऑफिस जाती है, अमन को वहाँ नहीं देखती है। ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं, अमन को नहीं देखती है क्योंकि अमन ऑफिस नहीं आ रहा था। वो दूसरे क्लर्क से पूछती है कि अमन नहीं आया क्या। वो बताते हैं कि मैडम, अमन को बहुत मार लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में है और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पूछती है कैसे? बोला वो ठेकेदार से जो झगड़ा किया था, उसे गुंडे ने उसे बहुत मारा है। ये सुनते ही सुनीता आनंद फानंद में अपना पर्स उठाती है और ड्राइवर को बोलती है गाड़ी निकालो और फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ देखती है आईसीयू में अमन ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। वहाँ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही सुनीता उसका हाथ पकड़ती है, अमन आंखें खोल देता है। दोनों की आंखें मिलती है और अमन के दिल में एक सुकून सा आता है। सुनीता वहाँ हमेशा जाती थी, उसका सेवा सत्कार करती थी और अच्छे से अच्छे इलाज कराती है। कुछ ही दिन में अमन ठीक हो जाता है। अब सुनीता उसे लेने गई थी। पूछती, अमन तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? क्या हमारे साथ हमारे घर चल सकते हो या तुम अपने घर जाओगे? अमन बोलता, अब हमारा कौन सा घर है? कोई घर नहीं है। क्या आपको हमारे बारे में नहीं मालूम है? हमारी माँ बहन का क्या हुआ नहीं मालूम है? सुनीता बोलती नहीं। अमन बोलता है, जब उसका मुकदमा का डेट था और जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे मेरी बहन के पक्ष में, तभी उसका पति सारा रिकॉर्डिंग ला के देता है, जो मेरी बहन मेरी माँ से बातें करती थी और प्लानिंग बनाती थी कि कैसे पति को फंसाया जाए, और सारी रिकॉर्डिंग जज साहब को सुना देता है। जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और बहन के ऊपर हजाना ठोक देते हैं और उसका पति भी मानहानि का मुकदमा दायर कर देता है। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि तुमने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। अब मेरी माँ बहन के पास जो भी जमा पूंजी थी वो और घर द्वार बेच के वो हर्जाना चुकाती है और वो दर दर की ठोकरें खा रही है, पता नहीं कहाँ है नहीं मालूम। उससे 15 दिन हो गए संपर्क टूटे हुए। अब क्या कर रही नहीं कर रही है मुझे नहीं मालूम और मैं उससे कोई मतलब भी रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसने ही मेरी ज़िंदगी में जहर घोली है। ये सुनकर सुनीता उसे अपने साथ ले जाती है और पति की तरह अपने घर रखती है। इधर ऑफिस में सब स्टाफ जान जाते हैं कि अमन उसका एक्स पति था और फिर से वो दोनों शादी कर लेते हैं। इधर दोस्तों किसी काम से एक दिन सुनीता रेलवे स्टेशन गई थी। वहाँ 2 भिखारी बैठ के भीख मांग रही थी। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो पहचान जाती है। एक तो उसकी सासू माँ थी, एक उसकी ननद थी। वहाँ जाती है और पूछती, कैसे हैं सासू माँ, कैसे हैं दीदी? जब वो दोनों इनको देखती है तो वो दोनों को लगता है कि ज़मीन फट जाए उसके अंदर समा जाए, लेकिन दोनों उठती है और सुनीता का पैर पकड़ लेती है और बोलती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, हमने इस संसार में सबसे बड़ा पाप किया है, तुम्हें बहुत सताया है। लेकिन सुनीता बोलती है, आपने पाप नहीं महापाप किया है। आपने कभी सोचा कि एक गरीब की बेटी जिसे आपने घर से निकाल दिया था, जिसके पिता बीमार थे, वो कहाँ जाती? और गलती सिर्फ हमारी यही थी कि मैं पढ़ाई करती थी। अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा था? दोनों खूब रोती है, माफ़ी मांगती है। लेकिन सुनीता बोलती है, मैं माफ़ करने वाली कौन हूँ? अगर माफ़ी मांगना तो ऊपर वाले से मांगो, भगवान से मांगो। उसे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उसका न्याय बहुत प्यारा है। भगवान हमेशा न्याय करते हैं और हर बुरे काम को सज़ा देते हैं, जिसे आप लोग को दे रहे हैं। और अपना पैर छुड़ाती है, वहाँ से चल जाती है, उसे माफ़ नहीं करती। और अमन और सुनीता फिर से पति पत्नी की तरह एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी और नई कहानी के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।